गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जिनोस लर्निंग स्टडी के अंदर आपका स्वागत है। मैं गोविंद सोनी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपने एक चैप्टर कंप्लीट हो गया जिसका नाम था डेटा स्ट्रक्चर। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और मैंने इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो मैंने सभी बता दिए इसके। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक था अपना, या सेकंड जो चैप्टर था वो था एरे। एरे चैप्टर था। एरे के अंदर अपन ने क्या क्या कर लिया। एरे की डेफिनेशन ये कंप्लीट हो गई। टाइप्स ऑफ एरे ये कंप्लीट हो गया अपना। थर्ड पॉइंट, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम एरे ये कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है गाइस। चौथा पॉइंट अपना था एरे ऑपरेशन। ठीक है, ये था एरे का ऑपरेशन। ये अभी अपना कंटिन्यू चल रहा है, तो देखो, अब देखो आप, यदि इन टॉपिकों में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, जिसके द्वारा मैं आपकी सारी प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दूंगा और उसके द्वारा आप फिर आगे एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एरे के ऑपरेशन। ठीक है, अपन वापस कंटिन्यू कर रहे हैं उसी चीज़ को जो अपन ने लास्ट सेशन के अंदर जिसमें छोड़ा था अपन ने, उस सेशन को फिर से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, स्टार एरे ऑपरेशन। एरे के ऑपरेशन में मैंने आपको क्या बताया था, कितने टाइप्स के बताए थे एरे के ऑपरेशन? 5 टाइप्स के। पहला क्या था? इंसर्शन। दूसरा डिलीशन। थर्ड पॉइंट क्या बताया था मैंने? सर्च। ठीक है, अब देखो, सर्च के अंदर मैंने क्या बताया था कि 2 प्रकार के सर्च होते हैं। कौन कौन से सर्च बताए थे? एक था लीनियर सर्च और दूसरा था बाइनरी सर्च। ये कंप्लीट है और देन ये भी कंप्लीट है। आज अपन बात करेंगे किसकी? बाइनरी सर्च की, कि बाइनरी सर्च क्या होता है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में क्या डिफरेंस है, इसकी अपन बात करेंगे। तो आगे अपन कंटिन्यू करते हैं बाइनरी सर्च को। साथ ही साथ में आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, जिसके द्वारा आप नोट्स बनाते रहो अपने, और एग्जाम टाइम के अंदर आपको याद रहे ये सभी चीज़ें। तो देखो, पहला पॉइंट आता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या होता है? जैसे कि अपन ने लीनियर सर्च की बात करी थी, वो क्या था? एक सिंपल एरे था वो। ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बस, और कुछ नहीं होता। वो अनसॉर्टेड और सॉर्टेड दोनों टाइप्स का था, और ये है शॉर्टेड टाइप का। ओके, इसके अंदर पॉइंट बना के आप नोट करते रहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता। नोट करना स्टार्ट करना आप। देखो, बाइनरी सर्च एक शॉर्टेड व किस पर लागू होता है? एक शॉर्टेड व लिस्ट पर लागू होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5, तो इसके ऊपर बाइनरी सर्च है वो काम करेगा। ये क्या है? पहले से शॉर्टेड है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये पहले से ही शॉर्टेड है। अनशॉर्टेड क्या होता है? 3 1 2 5 9, तो ये क्या है? इसके ऊपर लागू नहीं होगा, इसके ऊपर ही ये लागू होगा। इसे नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। आप लोगों ने आगे चलते हैं। पहला पॉइंट बता दिया मैंने कि बाइनरी जो सर्च है वो शॉर्टेड एंड लिस्ट एरे पर वर्क करता है। सेकंड पॉइंट क्या आता है? बाइनरी सर्च
जो बाइनरी सर्च होता है वो क्या होता है, दो एरे के मध्य कंपेयर कराता है। ठीक है, बाइनरी सर्च दो एरो के मध्य कंपेयर कराता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक ये एरे ले लिया मैंने, इंट एज 10, एक ले लिया मैंने इंट एज 20, तो इन दोनों के बीच में कंपेयर कराएगा वो। ठीक है, ये होता है आपका बाइनरी सर्च। दो एरो के मध्य, एरे का मतलब आप सभी, ये एरे की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एरे के मध्य कंपेयर कराता है, इंट एज है और इंट एज 2, तो इन दोनों के मध्य आपस में कंपेयर करवाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया आपके? आगे नोट करना, आगे नोट करना। बाइनरी सर्च का उपयोग कब किया जाता है? बाइनरी सर्च का उपयोग जब डेटा की संख्या बहुत अधिक होती है तब किया जाता है। अपना बाइनरी सर्च का उपयोग जब डेटा की संख्या बहुत अधिक होती है तब किया जाता है। नोट करो आप इसे, कुछ समझ में आ रहा है आपके? यदि आपको 1% भी लगे कि हाँ भाई हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जिसके द्वारा आपके सारे कमेंट पढ़े जाते हैं, उसके ऊपर फिर फोकस किया जाता है। इसी तरीके से आप मुझे बता सकते हो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ नहीं आ रही। एग्ज़ाम के अंदर हमें अच्छे से अच्छा करना है, और मैं जो आपको बता रहा हूँ उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये श्योर कर लेना आप। ठीक है, उतारो इसे। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इसका, जब हम डेटा की तुलना करते हैं, किसी डेटा को खोजने के लिए उस डेटा की तुलना की जाती है। यदि वो डेटा हमें प्राप्त हो जाता है तो वह इंडेक्स को रिटर्न कर लेता है। जब डेटा की तुलना की जाती है तब हमें डेटा प्राप्त होने पर बाइनरी सर्च इंडेक्स का मान रिटर्न करता है। कहने का मतलब है, जब डेटा की तुलना की जाती है, जब दो डेटा है उसकी तुलना की जाती है, तो हमें डेटा प्राप्त होने पर बाइनरी सर्च इंडेक्स का मान रिटर्न करता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे हम दो एरे के बीच कंपेयर किया, इस तरीके से मैंने कंपेयर किया, ये दो एरे ले लिया मैंने, इस दोनों के अंदर कंपेयर किया, और मेरे को डेटा क्या चाहिए, डेटा इक्वल्स टू मेरे को 15 चाहिए। यदि ये जो डेटा है इसके अंदर मेरे को मिल जाता है तो हमारा आउटपुट, तो जो आउटपुट है वो आ जाएगा मेरा 15। ठीक है, इस तरीके से ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट होती है। आगे चलते हैं अपन। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे चलते हैं। अब इसका ऑपरेशन का अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। किसके? एरे के ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है एरे के ऑपरेशन में अपडेट। अपडेट का ऑप्शन आता है, तो अपडेट यानी क्या होता है, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में डेटा के मान में
चेंज या परिवर्तन करके नया रूप देना अपडेट कहलाता है। समझ में आ गया आपके? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम्पल में क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो विंडो आई थी वो एक्सपी आई थी, विंडोज एक्सपी। इसको अपडेट करते हैं, अपडेट किया, किस में किया? विंडोज 7 में। ये अपडेट कहलाता है। यहाँ पर न्यू फीचर डालना ही अपडेट कहलाता है। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसकी एल्गो की बात करते हैं अपन कि इसकी एल्गोरिदम कैसे बनेगी। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था एल्गो के बारे में, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? स्टार्ट। और लास्ट पॉइंट क्या आता है? एंड। थर्ड पॉइंट आता है हमारा एंड या स्टॉप। अब एक इसके अंदर सेकंड पॉइंट आता है जो ही इसको अपडेट करेगा। देखो क्या आता है? सेट लीनियर एरे। सबसे पहले हम सेट करेंगे किसको? लीनियर एरे को। किस में करेंगे? k-1 इक्वल्स टू k-1 इक्वल्स टू किस में? आइटम में। आइटम। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। चूंकि मैंने लगाया, या फिर मैं इसको लिख दूँ इफ k इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर? k इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? 2 3 4 ये पॉजिटिव के अंदर चले, नेगेटिव में नहीं चले। एग्जाम्पल बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 किसके? प्लस के, सभी प्लस के आएंगे यहाँ पर। ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। मैं आपको आगे बताना चाह रहा हूँ एले लीनियर एरे। ठीक है, लीनियर एरे है ये। अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। मैं यह मानता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। इफ़ आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा एक बार में। ठीक है, अपना इतना बड़ा परिवार है, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। फिर दिक्कत क्या है? रोज़ क्लासें अपनी हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि रोज़ क्लास के अंदर आप लोग आओ, क्लास के अंदर पढ़ो। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कीजिए मेरे से, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल स्टार्ट करना है, सेट करना है किसको? लीनियर एरे। इतना भी तो याद रह जाएगा। लीनियर एरे के मैंने बता ही दिया आपको, के क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। इसमें से एक को माइनस करना है, और जो आपको आउटपुट चाहिए वो कि लेना है हमें आइटम। आइटम का मतलब यहाँ पर है कुछ भी आउटपुट आ सकता है आपका, जैसे जो आपको चाहिए वो। ठीक है, फिर मैंने प्रोसेस को एंड कर दिया। ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उतार लिया होगा। बात करते हैं अपन, नया टॉपिक है अपना मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन हमारे एक नया टॉपिक है। ठीक है, जिसके मेमोरी एलोकेशन 2 टाइप्स के होता है। पहला होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, दूसरा होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। 2 प्रकार से होते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। हमारे 12th के अंदर केवल इतना ही है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। डायनामिक में 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला कौन सा होता है? मैनुअल, और दूसरा ऑटोमेटिक। ठीक है, मैनुअल डायनामिक एलोकेशन, ऑटोमेटिक डायनामिक
एलोकेशन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के? इसे नोट करो, देन आगे चलते हैं अपन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, मेमोरी एलोकेशन। अब देखो, बीच में एक लाइन खींच लो आप। एक तरफ चलेगा अपने, एक तरफ क्या चलेगा, स्टैटिक, एक तरफ चलेगा डायनेमिक। पहला पॉइंट डालो यहाँ पर, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, पहला पॉइंट, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? तो देखो, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किस पर वर्क करता है? सबसे पहले हमें ये जरूरी है कि जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पर वर्क करता है। स्टैटिक के अंदर जस्ट इसका अपोजिट, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कंपाइल टाइम पर वर्क करता है। यदि आपको कुछ मतलब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, अक्षर आपको साफ नज़र नहीं आ रहे, तो आप मुझे कमेंट कर देना, जिसके द्वारा मैं आपकी सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगा। अभी क्या है, छोटा सा सेटअप है मेरे पास, छोटा बोर्ड है, इसी कारण से थोड़ा सी प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ दिन बाद बड़ा बोर्ड भी आ जाएगा और अच्छी तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, अभी तो ये नोट करो। अब देखो, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में सेकंड पॉइंट क्या आता है? देखो, इसके अंदर क्या आता है, जब हम एक बार में यदि इसकी मेमोरी को एलोकेट कर देते हैं तो इसके अंदर चेंज किया जा सकता है। डायनामिक मेमोरी में, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी को एलोकेट करने के बाद चेंज किया जा सकता है। इसकी तुलना में ये जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहे हैं अपन, उसमें क्या करेगा, इसमें चेंज नहीं किया जा सकता। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, SMA का मतलब है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी फिक्स रहती है, फिक्स या चेंज नहीं की जा सकती। ठीक है, समझ में आया आपके? ये इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा। समझ में आ गया आप लोगों की? थर्ड पॉइंट है अपना। थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे अपन, जो इसकी साइज होती है डायनामिक के अंदर, डायनामिक की बात कर रहे हैं अपन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी की साइज, जो मेमोरी की जो साइज होती है उसको क्या कर सकते हैं अपन, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अपोजिट में स्टैटिक की बात करें अपन, इसकी जो साइज है, साइज क्या है, फिक्स रहती है, इसकी फिक्स रहती है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहा हूँ। इसकी जो साइज है वो फिक्स रहती है, इसकी साइज को अपन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसके बारे में ही। नेक्स्ट पॉइंट आता है डायनामिक और स्टैटिक। इसको नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ आपको मैं। अब देखो, जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है वो जटिल या कॉम्प्लेक्स तरह से होता है।
ठीक है। स्टैटिक की बात करूं मैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन सरल तरह से होता है। ठीक है, कहने का मतलब मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बताया था ना, सिंपल और कंपाउंड। डेटा स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था, एक सिंपल बताया था और एक कंपाउंड बताया था, तो उन दोनों तरीके से वर्क करता है। डायनामिक है वो कंपाउंड की तरह कार्य करता है, और स्टैटिक है वो अपना सिंपल की तरह कार्य करता है। आगे चलते हैं, देखो डायनामिक है, स्लो वर्क करता है क्योंकि यह जटिल या कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट, ये फास्ट वर्क करता है बिकॉज यह सरल या सिंपल होता है। ये क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, डेफिनेटली बता रहा हूँ मैं आपको। कल मैं थोड़ा सा भूल गया था क्वेश्चन देने के लिए, आज मैं फिर से क्वेश्चन दूंगा। जब अपनी क्लास एंड होगी तब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। ये आपको नोट कर लिया आप लोगों ने, इसे नोट कर लो, आप कर लिया होगा आप लोगों ने ये। आगे चलें, आगे चलते हैं। न्यू टॉपिक करो, इतना ही था, वो कंप्लीट हो गया। यदि आप उसमें से भी 4-5 पॉइंट लिख देते हो एग्जाम में, फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है मेमोरी एलोकेशन फंक्शन। मेमोरी एलोकेशन की जो फंक्शन है वो कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या होते हैं, अपन उसकी बात करेंगे अब अपन। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि जो मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है कौन सी हेडर फाइल यूज़ में लेता है। तो सबसे पहले ये बात करनी पड़ेगी अपन को, कौन सी फाइल है वो, ऐसी कौन सी हेडर फाइल है जिसको यह यूज़ में लेता है। यह है .h हेडर फाइल यूज़ में लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आधे नंबर में आ सकता है। मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है, कौन सी हेडर फाइल यूज़ में लेता है, तो आपको बताना है ये stdlib.h हेडर फाइल है वो यूज में लेता है ये। अब इसका सेकंड पॉइंट आता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये है 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। पहला कौन सा आता है इसका, पहला कौन सा आता है, कैलॉग फंक्शन, जो किसके ऊपर वर्क करता है, नंबर के ऊपर, और उस नंबर की जो साइज होती है उसके ऊपर वर्क करता है। इंटीजर नंबर और इंटीजर साइज, ठीक है, ये वर्क करता है। दूसरा इसका पॉइंट आता है अपने वॉइड फ्री, ये किसके ऊपर वर्क करता है। अब आपको नाम से ही पता है, वॉइड तो एक फंक्शन है, और जो फ्री है यानी ये फ्री ऑफ, मतलब ब्लॉक्स को फ्री करता है। जो मेमोरी में जो ब्लॉक्स आ जाते हैं, जो एरर्स आ जाती है, ठीक, उसको ये फ्री करता है, यानी वॉइड स्टार एड्रेस। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट आता है इसका, कैलॉग हो गया, वॉइड फ्री हो गया। अब क्या आएगा इसका, मैलॉग। मैलॉग जो फंक्शन होता है वो किसके ऊपर वर्क करता है, मैलॉग फंक्शन है वो हमेशा इंटीजर नंबर के ऊपर वर्क करता है ये। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के। ये सेमीकोलन लगाना मत भूलना, प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है रीलॉक। जो रीलॉक फंक्शन है वो किसके ऊपर वर्क करता है, जरा बताना आप लोगों को, थोड़ा याद हो तो। ये काम करता है वॉइड एड्रेस कॉमा
इंटीजर, नंबर, साइज, ये इसके ऊपर वर्क करता है। तो इन सभी को ये मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक आपके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट हो गया होगा आई थिंक। आगे चलते हैं अपन। ये मेलोक, कैलोक, वीलोक, ये सभी आएंगे आपके एग्जाम में, इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। बाद में एग्जाम में ये मत बोलना हाँ गोविंद सर ने बताया था देना हम पढ़ नहीं पाए। पहला पॉइंट आता है कैलोक। कैलोक फंक्शन क्या कार्य करता है? जो कैलोक फंक्शन होता है उसका उपयोग कहाँ है? मेमोरी में फिक्स करने के काम में लिया जाता है, मेमोरी में फिक्स मात्रा में काम में लिया जाता है। कैलोक फंक्शन कैलोक फंक्शन का उपयोग मेमोरी में फिक्स मेमोरी में डेटा को फिक्स करने के लिए लिया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है इसका। सेकंड पॉइंट लिखो आप इसका, कैलोक फंक्शन का उपयोग मेमोरी में डेटा को फिक्स करने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, और फिर इसे इसके अंदर ही है, फिर ये जो फिक्स डेटा है ना, फिक्स डेटा को शून्य पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, पहले तो क्या है, कोई भी एक डेटा है उसको अपन फिक्स कर देंगे मेमोरी के अंदर, फिर उस डेटा को जो अपने फिक्स किया है उसको शून्य पर लेके जाएंगे। शून्य पर क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि शून्य पॉइंटर अपन को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पॉइंटर क्या करता है, किसी का एड्रेस लेता ही है। ठीक है, इसे नोट करो आप। आगे मैं बात करता हूँ, जो मेलोक फंक्शन है, मेलोक फंक्शन यहाँ पर क्या देता है? मेलोक फंक्शन शून्य पॉइंटर देता है। ये आपका मेलोक फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, इतना ही आपको लिखना है। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मेलोक फंक्शन के अंदर नोट कर लिया होगा कि सॉरी कैलोक फंक्शन के अंदर आपने नोट कर लिया होगा, जो कैलोक फंक्शन होता है, नेक्स्ट पॉइंट है कैलोक फंक्शन दो पैरामीटर देता है। कैसे देता है? कैलोक फंक्शन, मैंने बताया कि यह दो फंक्शन देता है अपन को, दो पैरामीटर देता है। ठीक है, कौन सा? जो अपन ने स्टार पॉइंटर लगाया था ना, वो अपन को दो फंक्शन देगा, दो पैरामीटर देगा। पहला तो कौन सा देगा आपका? कैलोक एलिमेंट, कैलोक एक तो एलिमेंट देगा, दूसरा देगा साइज। ठीक है, ये दोनों आपको देगा। साइज भी किसकी देगा? साइज ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, ये दो फंक्शन देता है ये अपन को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है? एलिमेंट्स क्या आता है? नंबर ऑफ डेटा देता है। और ये जो साइज किसकी देगा? नंबर ऑफ डेटा की या फिर एलिमेंट की साइज देगा। ये समझ में आ गया आप लोगों के? ये कैलोक फंक्शन आपका कंप्लीट हुआ।
यहाँ पर जाके केलो फंक्शन है वो कंप्लीट होता है। नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट आता है मेलोक। मेलोक जो फंक्शन है वो क्या करता है, सी लैंग्वेज में मेलोक जो फंक्शन है वो किसको क्या करता है, वो मेमोरी का उपयोग है वो ब्लॉक को डिसाइड करने के लिए काम में लिया जाता है। यानी सी भाषा में, सी लैंग्वेज में मेलोक फंक्शन का उपयोग सी लैंग्वेज में मेलोक फंक्शन का उपयोग मेमोरी के ब्लॉक को फिक्स करने के काम आता है। समझ में आ गया आप लोगों के? सी लैंग्वेज में जो मेलोक फंक्शन का उपयोग है वो मेमोरी के ब्लॉक को फिक्स करने के काम में आता है। ठीक है, यहाँ तक नोट करो इसको। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्राम में एक पॉइंटर। प्रोग्राम में जो एक पॉइंटर है, पॉइंटर के माध्यम से मेमोरी के ब्लॉक को एक्सेस करता है। यह आपका मेलोक फंक्शन है वो कंप्लीट हुआ। सबसे पहले क्या बात है, सी लैंग्वेज में मेलोक फंक्शन का उपयोग कहाँ किया जाता है, ब्लॉक को फिक्स करने के लिए। किसके ब्लॉक को, मेमोरी के जो ब्लॉक होता है उसको फिक्स करने के लिए काम में लिया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोग्राम में एक पॉइंटर के माध्यम से मेमोरी के ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए। मतलब एक प्रोग्राम बना हुआ है अपना, ये प्रोग्राम बना हुआ है, इसके अंदर जो मेमोरी का जो पॉइंटर है, पॉइंटर के द्वारा, पॉइंटर अपना अगला टॉपिक है पॉइंटर, इस पॉइंटर के द्वारा क्या करता है, इसको एक्सेस करता है। और पॉइंटर क्या है, एड्रेस लेता है, प्रीवियस डेटा का एड्रेस लेता है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने ये। आगे चलते हैं। बात करते हैं, थर्ड पॉइंट आता है रिलोक। नाम से ही पता लग रहा होगा, दोबारा से करना, मतलब प्रीवियस डेटा को वापस लेकर आना, वो क्या कहलाता है, रिलोक फंक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में लिखो। रिलोक फंक्शन के अंदर रिलोक फंक्शन सी लैंग्वेज में, रिलोक फंक्शन सी लैंग्वेज में मेमोरी, रिलोक फंक्शन सी लैंग्वेज में मेमोरी का एक ब्लॉक, जो मेमोरी के ब्लॉक को चेंज करने या बदलने के काम आता है। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपका। इंटीजर छोड़ो, मैंने लिया यहाँ पर 2 3 4 5, ये क्या है, एक मेमोरी है। इसका डेटा मुझे चेंज करना है। यहाँ पर मैं लगाऊंगा क्या, रिलोक फंक्शन। रिलोक फंक्शन मैंने जैसे ही लगाया, वो डेटा मेरा अपडेट हो गया 2 3 5 6। यही डेटा मुझे चाहिए था और ये डेटा चेंज हो गया यहाँ पर।
ठीक है, ये डेटा चेंज हो गया, ये कहलाता है आपका रीलॉग फंक्शन। इसी के अंदर लिखना नेक्स्ट पॉइंट, रीलॉग फंक्शन में डेटा की साइज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, आज आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज अपन ने क्या किया, जो एरे के जो फंक्शन है, आज अपन ने इसको नोट कर लिया होगा। आज अपन ने क्या किया, एरे फंक्शन ये कंप्लीट हो गया अपना। दूसरा मेमोरी टाइप्स ये कंप्लीट हो गया अपना। तीसरा अपन ने क्या किया, मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन, ये भी कंप्लीट हो गया अपना। इस तरीके से आज अपना ये चैप्टर है उसका आधे से ज़्यादा पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक एक पॉइंटर बचा है, एक रिकर्जन बचा है। ये जो टॉपिक है ये अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन दोनों के कंप्लीट होते ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये दो चैप्टर अपने बाकी हैं, बाकी अपना मैक्सिमम जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जिन बच्चों तक ये क्लास नहीं पहुँच रही उनको आप क्लासेज हैं उसको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, आपका काम ये है शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करवाना। ठीक है, इन तीन चीज़ों को ही आप फॉलो करो। बाकी मेरा काम है और जो आपका काम है वो पढ़ाना है और आपको पढ़ना है। मैं काम अपना कंप्लीट करवा रहा हूँ, कहीं नहीं जाएगा, इसके बाहर से कहीं नहीं जाएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मैं आज के जो क्वेश्चंस है वो भी अपन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। तो इसको देखो, समझो। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बताओ कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व कर देंगे और काम करो अपना। ठीक है, वर्क कीजिए, पूरा फोकस इसके ऊपर दीजिए। बहुत जल्दी ही आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ये लॉकडाउन तो वैसे चलता रहेगा, लेकिन अपन को पढ़ाई भी स्टार्ट करनी है। तो जितने ज़्यादा जने हो उतने ज़्यादा जुड़ो अपने इस क्लास से, एक ही अपना परिवार है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।